नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 26 अप्रैल 2018। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के बारे में है। कंटेस्ट क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की वर्कशॉप्स दुनिया भर में ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो इसी सीरीज में चौथी जो वर्कशॉप है इस कन्वेंशन की वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई। पहले हम इस कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इस कन्वेंशन का मकसद है डेजर्टिफिकेशन से लड़ना, डेजर्टिफिकेशन को कम करना। पहले हम इस टर्म का मतलब जानते हैं। डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण है क्या? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। खास करके एरिड एरियाज में और सेमी एरिड एरियाज में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। मान लीजिए ये कोई एरिड एरिया है, यहाँ पे पहले थोड़ी बहुत वेजिटेशन है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कुछ ऐसा हुआ कि ये एरिड एरिया या फिर सेमी एरिड एरिया मरुस्थल बनता जा रहा है, डेजर्ट बनता जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डेजर्टिफिकेशन। अब कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। नाम है कन्वेंशन का यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये कन्वेंशन उन देशों पे ज़्यादा फोकस करती है जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, वो देश जहाँ पे ड्रोट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस कन्वेंशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था 17 जून 1994 को। साइन हुई ये कन्वेंशन अक्टूबर 1994 में पेरिस, फ्रांस में। लेकिन फॉर्म में आई यानी इफेक्टिव हुई ये कन्वेंशन 1996 में, जब 50 मेंबर कंट्रीज ने इसे रेटिफाई कर दिया। फिलहाल 197 यानी 197 पार्टीज हैं इस कन्वेंशन की। 196 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन। डिपोजिटरी कौन है इस कन्वेंशन का? कई बार यूपीएससी डिपोजिटरी के बारे में भी पूछ लेती हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिपोजिटरी हैं इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। दो इंपॉर्टेंट बातें आप इस कन्वेंशन से संबंधित याद रखिएगा। एक, इंडिया सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का, और दूसरी, ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है। तो याद रखिएगा, इंडिया सिग्नेटरी है और लीगली बाइंडिंग ये कन्वेंशन है। अब आर्टिकल की तरफ आते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि दुनिया भर में इस कन्वेंशन से संबंधित रीजनल वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अभी तक ये रीजनल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं टर्की, इथोपिया और ब्राजील में। तो इसी सीरीज में चौथी रीजनल वर्कशॉप, जिसका नाम है एशिया पैसिफिक रीजनल वर्कशॉप ऑफ यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये चौथी वर्कशॉप इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई, मतलब हो रही है। 24 अप्रैल से स्टार्ट हुई और 27 अप्रैल तक चलेगी, यानी कल तक चलेगी। इस मौके पे एक रिपोर्ट को भी रिलीज किया गया, इकोनॉमिक्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रोट। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 40 एशिया पैसिफिक नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कन्वेंशन में। इस मौके पे हमारे जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात कही कि 2030 से पहले पहले हमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करने की आवश्यकता है। इसका मतलब हम जानते हैं। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए और इकोसिस्टम के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जितनी क्वांटिटी में, जितने अमाउंट में लैंड रिसोर्सेज की आवश्यकता है, कम से कम उतने लैंड रिसोर्सेज स्टेबल अवस्था में होने चाहिए। मतलब उतने लैंड रिसोर्सेज का किसी भी प्रकार से डिग्रेडेशन या फिर डेजर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ये चीज़ ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेंशन है। एसडीजी 15.2 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15 है, सेक्शन 2, उसमें यह लिखा गया है कि 2030 से पहले पहले, आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव किया जाना है। तो 2030 से पहले लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। तो इस बात पे फोकस किया गया इस कन्वेंशन पे, जो ये रीजनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की गई, एशिया पैसिफिक रीजनल वर्कशॉप फॉर यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये पूरा आर्टिकल था लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फ्लाई ऐश के बारे में है। कंटेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फ्लाई ऐश के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटेस्ट ये है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर फ्लाई ऐश के नए यूज को खोज निकाला है। क्या है नया यूज? देखो, एक पेस्टिसाइड है जिसका नाम है BTI। पूरा नाम तो कुछ डिफिकल्ट सा है, याद रखने की आवश्यकता है नहीं। ये बायोपेस्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है। तो इस बायोपेस्टिसाइड के लिए करियर का काम कर सकेगा फ्लाई ऐश। ऐसी खोज की है
ICMR और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलके तो और इफेक्टिव ढंग से ये बायोपेस्टिसाइड काम कर सकेगा और इंसेक्ट्स को मार सकेगा। तो मेन यहाँ पे फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्लाई ऐश कोल की कंबसन से निकलने वाला बायो प्रोडक्ट है। मतलब आपको पता है कोल के जो पावर प्लांट्स हैं उनमें हम कोयले को जलाते हैं, कोयले की कंबसन करते हैं। तो कोयले को जलाने से काफ़ी सारे बायो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं और उनमें से एक बायो प्रोडक्ट है फ्लाई ऐश। फाइनली डिवाइडेड मतलब काफ़ी पतला होता है फ्लाई ऐश और इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, पोल्यूट करता है। आपने देखा होगा कि कोयले के जो पावर प्लांट्स हैं उनके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी ग्रे कलर की परत जम जाती है। वो पतली सी ग्रे कलर की जो परत होती है वो फ्लाई ऐश होती है। तो काफ़ी पोल्यूशन होता है फ्लाई ऐश से। फ्लाई ऐश में सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और अनबर्न कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। कलर ग्रे होता है और नेचर एल्कलाइन होता है। लेकिन देखो एक अच्छी बात यह है फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है सीमेंट की तरह। वैसे तो जैसा हमने डिस्कस किया इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है फ्लाई ऐश और प्लांट्स की यील्ड भी कम हो जाती है, लेकिन सीमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है फ्लाई ऐश को कंस्ट्रक्शन के लिए। इवन फ्लाई ऐश से जो ईंटें बनती हैं वो ईंटें काफ़ी हल्की भी होती हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। इसके अलावा फ्लाई ऐश को वेस्ट लैंड को रिक्लेम में भी यूज किया जा सकता है, यानी वो लैंड जो अभी डिग्रेड हो चुका है उसको फिर से फर्टाइल बनाने के लिए फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लाई ऐश से प्रोडक्टिविटी भी जमीन की बढ़ जाती है क्योंकि फ्लाई ऐश ज़्यादा समय तक वाटर को रिटेन कर सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में है। कंटेस्ट क्या है? रिसेंटली थर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की। देखो पिछले साल सेटअप किया गया था इस एजेंसी को 1 जून 2017 को। मकसद क्या था इस एजेंसी को सेटअप करने का? मकसद ये था कि कुछ आइलैंड्स को आइडेंटिफाई करके वहां पे होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर करना। यूनियन होम मिनिस्टर चेयरपर्सन है इस एजेंसी के। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं इस एजेंसी के, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के, सेक्रेटरी टूरिज्म मिनिस्ट्री के और सबसे लास्ट में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी। तो ये सब मेंबर्स हैं आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के और चेयरपर्सन यूनियन होम मिनिस्टर। पहली मीटिंग जब ऑर्गेनाइज हुई थी इस एजेंसी की उस समय 10 आइलैंड्स को आइडेंटिफाई किया था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से। ये नीचे लिस्ट भी दी हुई है सभी आइलैंड्स की। सबके नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल था आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इनोवेट इन इंडिया फॉर इंक्लूसिवनेस प्रोजेक्ट के बारे में है। कंटेस्ट क्या है? इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $125 मिलियन का। इस एग्रीमेंट के तहत वर्ल्ड बैंक हमारे देश के पब्लिक, प्राइवेट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेगा ताकि ये इंस्टीट्यूशंस मार्केट में जिन चैलेंजेस को फेस करते हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। इससे बायो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में इनोवेशन को प्रमोट किया जा सकेगा। तो देखो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि इनोवेट इन इंडिया फॉर इंक्लूसिवनेस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट किया गया है। यह भी पूछ सकती है कि कौन सी इंडस्ट्री में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए है ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा और भी काफ़ी तरह की बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि इस प्रोजेक्ट से इंडिया में इनोवेशन आएगी, लोकल प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट बढ़ेगी, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो गैप्स हैं उन गैप्स को फुलफिल किया जा सकेगा। और अगर देखो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में इनोवेशन आएगी तो सस्ते हो जाएंगे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, गरीब लोगों को ज़्यादा फायदा होगा इससे, तो इंक्लूसिवनेस भी आएगी। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट है इनोवेट इन इंडिया फॉर इंक्लूसिवनेस प्रोजेक्ट। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लैंड फंड के बारे में है। गुजरात के वेस्टर्न घाट में एक जिला है डांग डिस्ट्रिक्ट। डांग जिले के अहवा फॉरेस्ट में ये वर्ल्ड का सबसे छोटा लैंड फंड मिला है। इसका जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, ये लैंड फंड आता है एडर्स टंग फंड्स की कैटेगरी में, क्योंकि देखो इसका जो स्वरूप है इस लैंड फंड का वो स्नेक की टंग की तरह है, इसीलिए इस लैंड फंड को रखा गया है एडर्स टंग फंड्स की कैटेगरी में। अगर यूपीएससी पूछती है कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट लैंड फंड कहाँ पे मिला है, तो याद रखिएगा गुजरात के अंदर जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे एक जिला है डांग जिला। डांग जिले के अहवा फॉरेस्ट में ये स्मॉलेस्ट लैंड फंड मिला है वर्ल्ड का। चलते हैं आगे।
अगला आर्टिकल सागर कवच एक्सरसाइज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली गोवा में ऑर्गेनाइज हुई सागर कवच एक्सरसाइज। एक साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है इस एक्सरसाइज को। ऑब्जेक्टिव होता है कोस्टल सिक्योरिटी का मैकेनिज्म इंप्रूव करना और विभिन्न एजेंसीज के बीच स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इवोल्व करना। क्योंकि देखो, जैसे जैसे समय बीतता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इंप्रूव किया जा सकता है, मतलब और अच्छे से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है विभिन्न कोस्टल सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच, ताकि और बेहतर ढंग से कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करती हैं इस सागर कवच एक्सरसाइज में? इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलिस, स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो, कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स, सबसे लास्ट में फिशिंग कम्युनिटी। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में, जिसका नाम है सागर कवच एक्सरसाइज। मकसद है कोस्टल सिक्योरिटी को और बेहतर बनाना। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल रिपोर्ट ऑन जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया पैसिफिक रीजन अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहा है और इसका एक मेजर रीजन है जेंडर इनइक्वालिटी का होना। अभी देखो, आपको पता है, आप हमारे देश का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी भी बहुत से लोगों की सोच ये है कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता है लेबर फोर्स में, अगर महिलाएं काम करती हैं, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट तो होगा ही, लेकिन सोच के देखिए इससे देश को कितना फायदा होगा। क्योंकि महिलाओं के रूप में एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो जाता है अगर महिलाएं काम नहीं करती। और ये सब बातें बोली जाती हैं इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया पैसिफिक रीजन में अगर जेंडर इक्वालिटी पे फोकस किया जाता है, अगर महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन उतना ही होता है जितना मैन का है, तो 2025 तक एशिया पैसिफिक रीजन की इकोनॉमी में $4.5 ट्रिलियन का इजाफा हो सकता है। मतलब एशिया पैसिफिक रीजन की जो जीडीपी है वो $4.5 ट्रिलियन से बढ़ सकती है अगर जेंडर इक्वालिटी इंश्योर कर लेता है ये पूरा रीजन। इस रिपोर्ट में फिलीपींस की तारीफ की गई। फिलीपींस ने अच्छा काम किया है वर्क मैट्रिक्स में जेंडर इनइक्वालिटी इंश्योर करने में। उसके बाद न्यूजीलैंड और सिंगापुर ने भी अच्छा काम किया है। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बोला गया है, ये जो देश हैं यहाँ पर जेंडर गैप सबसे ज़्यादा है, जेंडर इम्पैरिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। उसके बाद सबसे लास्ट में देखो, ग्लोबल लीडरशिप के रोल्स में अगर 10 मैन हैं तो वहाँ पे 4 वुमेन हैं। ये भी थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन में तो ये कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अगर 4 मैन हैं ग्लोबल लीडरशिप रोल्स में, तो 4 मैन के कंपैरिजन में सिर्फ 1 वुमेन है। तो काफ़ी खराब कंडीशन है जेंडर इक्वालिटी की एशिया पैसिफिक रीजन में। यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एशिया पैसिफिक रीजन के इकोनॉमी में काफ़ी फायदा हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के बारे में। काफ़ी डिटेल से हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया। डेजर्टिफिकेशन क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस आर्टिकल से, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने फ्लाई ऐश के बारे में जाना, आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में चर्चा की, इनोवेट इन इंडिया फॉर इंक्लूसिवनेस प्रोजेक्ट के बारे में हमने जाना, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लैंड फंड कहाँ पे मिला है याद रखिएगा, सागर कवच क्या है, सबसे लास्ट में रिपोर्ट ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे फ्लाई ऐश से संबंधित क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हमने आज ही डिस्कस किया है तो आपको याद भी होगा। 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहली स्टेटमेंट, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ब्रिक्स के तौर पे। दूसरी स्टेटमेंट, फ्लाई ऐश को रिप्लेस किया जा सकता है पोर्टलैंड सीमेंट से। तीसरी स्टेटमेंट, फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसके अलावा और कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं होता फ्लाई ऐश में। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2015 में, यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरी भी सही है। आज हमने डिस्कस किया था कि फ्लाई ऐश से बनी जो ईंटें होती हैं काफ़ी हल्की होती हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्लाई ऐश को सीमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहली दूसरी स्टेटमेंट्स सही हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे तो ए आंसर आ जाता है, पहली दूसरी स्टेटमेंट आपको पता है, फिर भी आप थर्ड स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। देखो थर्ड स्टेटमेंट में आपके पास बड़ा हिंट है। यहाँ पे देखिए ओनली,
मैंने आपको बताया था इस प्रकार के वर्ड्स जब भी आपको मिले आप चौकन्ना हो जाइए। इस प्रकार के वर्ड्स की सहायता से आप आंसर सोल्व कर सकते हो। हमने डिस्कस किया था फ्लाई ऐश के बारे में कि एल्यूमिना होता है और अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा सिलिका भी होता है। तो यहाँ पे एल्यूमिना के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो थर्ड स्टेटमेंट का पहला पार्ट गलत हो जाता है। वैसे दूसरा पार्ट भी गलत है, डजंट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स है, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं फ्लाई ऐश में। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। इसका आंसर होगा ए। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, थोड़ा सा ध्यान से अगर आपने देखो पिछले पूरे साल में डिस्कशंस ध्यान से सुनी है ना, दिक्कत आपको आएगी नहीं। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने डिस्कस किया था खोंगजोम बैटल डे के बारे में। आपको ये बताना है खोंगजोम बैटल डे कौन से राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको देखता हूं। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन मेघालय, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन नागालैंड। बताइए कौन से राज्य से संबंधित है खोंगजोम बैटल डे। मणिपुर होगा इसका आंसर। कल हमने डिस्कस किया था 1891 में मणिपुर उस समय प्रिंसली स्टेट था और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी उस लड़ाई में, और इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों का रूल इस्टेब्लिश हो गया था मणिपुर प्रिंसली स्टेट में। तो उस लड़ाई में जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में ही खोंगजोम बैटल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप ये बताइए, हाल ही में कौन सी ऐसी स्मार्ट सिटी है जो पहली ऐसी स्मार्ट सिटी बन गई 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने वाली दिन के समय। 4 ऑप्शंस आपके सामने रखता हूं। पहली स्मार्ट सिटी है दीव, दूसरी है फरीदाबाद, तीसरी है करनाल, चौथी है लखनऊ। बताइए इन चारों में से कौन सी ऐसी स्मार्ट सिटी है जो दिन के समय सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी यूज करती है। इसका आंसर है दीव। दीव देश की पहली ऐसी स्मार्ट सिटी है जो दिन के समय सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी यूज करती है, यानी दूसरे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं जैसे कोल से पैदा होने वाली एनर्जी या फिर दूसरे सोर्सेज, वहां से एनर्जी नहीं यूज की जाती दीव स्मार्ट सिटी के द्वारा दिन के समय। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।